आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले आप लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये और भी ज़्यादा आसान है। मान लीजिए ये एक टावर है और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो लगातार mg काम कर रहा है। इस वजह से इसका पाथ कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा हर वक्त इस पे क्या काम कर रहा होगा, mg। तो mg की वजह से इसका पाथ इस तरीके का हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये पाथ जो ये पैराबोलिक होगा, ये पाथ क्या होगा, पैराबोलिक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसी को बोलते हैं कि जबकि इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहता है ना वो एक्स एक्सिस में रहता है। आप ऐसे देख लीजिए, इधर एक्स एक्सिस लिया हुआ है और नीचे क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जी, नीचे की तरफ प्लस लिया हुआ है, ठीक है। और जबकि आप जानते होंगे कि एक्स में तो खैर कभी कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, यहाँ पर हम लोग एयर फ्रिक्शन को लेंगे नहीं, है ना। एयर फ्रिक्शन की हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, तो एक्स के डायरेक्शन में कहीं से कोई फोर्स आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें डिस्कस करना इसका कंप्लीट मोशन, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ पा रहे थे, इधर हमने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस, और नीचे हमने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप समझिए कि x में जो वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा u है, ठीक है। जबकि y में जो वेलोसिटी होगा ना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने वेलोसिटी पूरा x में दिया हुआ है ना, 90 डिग्री पे जानते हैं ना, कोई कंपोनेंट बचता नहीं है। तो y में कोई वेलोसिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप इसका पोजीशन वेक्टर रीड कीजिए। ये देखिए, ये जो मैं वेक्टर दिखा रहा हूं ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसी एक मौके पर आप समझिए लगातार इसका पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। मान लीजिए बच्चों किसी एक मोमेंट, है ना, आपने ऐसे थ्रो किया, ये यहाँ पहुंच गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है। सपोज किसी समय यहाँ पर है टी टाइम पे, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है, एक्स वाई है। इसको आप ऐसे मिलाइए, ये आर वेक्टर कहलाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमें ये जानना है कि एक्स और वाई क्या होगा, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। हमने अभी अभी बात करी कि एक्स कितना था, 0 था, और ए वाई कितना था, जी था। तो मैं देखो अभी बता देता हूँ, आप लोग इक्वेशंस पढ़े हैं ना कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों इसी से बता दूंगा मैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से इसको आप लिखिए x, इसको लिखिए यू एक्स, इसको लिखिए ए एक्स और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये बस समझाने के लिए था। अब ये देखो यू एक्स तुम्हारा कितना है बाबू, यू है, टी तो टी है, और ए एक्स कितना है, 0। तो देखो यही आ गया तुम्हारा x में इक्वेशन। चाहो तो t इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, x बाई यू, ठीक है, हो गया। अब देखो दोबारा से बताता हूं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो s को क्या लिख सकते हैं, y, u की जगह क्या लिख दोगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिखोगे। देखो यू वाई कितना है, 0 है, इसको लिखे छोड़ दे रहे हैं। और ए वाई कितना है, ए वाई है देखो जी, तो वाई इक्वल टू क्या लिख लोगे,
हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, x का फॉर्मूला u इंटू टी और y का फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहां पर इसका वैल्यू रख देते हैं। x का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे यू टी आई कैप प्लस y का वैल्यू ये लिख देंगे हम हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जानने का मन हो, अभी पता लग जाएगा, ठीक है ना। देखो, अगर हमें जानना है इसका मैग्नीट्यूड, तो पढ़े हैं ना हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़े होंगे। तो एक्स के जगह पे लिख दो आप यू टी का होल स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए मान लो आप ये देख लो, ये एंगल जो है ना, ये अल्फा है, अगर तो tan अल्फा हो जाएगा y बाई एक्स, पढ़े हो गए, वेक्टर में पढ़ाए हैं, ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बाई यू टी, टी से टी कट गया, यानी कि हाफ जी टी बाई यू, ठीक है ना। तो ये देखो, हमने इसका पोजीशन वेक्टर पता कर लिया है जी, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसके आगे का कहानी बताता हूँ आपको। अब आपको बताते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्टरी, इसको बच्चों कभी कभी लोकस भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं बताया था, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है ना। जैसे दिया हुआ है x बराबर यू टी और y बराबर दिया हुआ है हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, ठीक है ना। यह हमेशा होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। टू गेट दिस, इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट टाइम। तो अभी हो जाएगा, देखो आप यहां से t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, इसको यहां पे रख दो, क्या आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हो गया। देखो ये पैराबोलिक आया है ना, एक्स स्क्वायर आया, तो ये क्या हो गया, पैराबोला। तो ये हो गया इसका इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या इसको आप लोकस ही कह लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे का कहानी बताता हूं मैं। अब आपको हम वेलोसिटी बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी आप जानते हैं ना, हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो ये चीज क्या है, वेलोसिटी। हर वक्त वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रहेगा, एक एक्स में एक वाई में, एक एक्स में एक वाई में, एक एक्स में और एक वाई में, जिसमें से कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता ही नहीं है। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, वो जी के कारण, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ता चल जाएगा, बढ़ता चल जाएगा, बढ़ता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वी एक्स, ये वी एक्स है, जो कि लगातार क्या रहेगा, सेम। और नीचे क्या होगा, वी वाई, जो कि इंक्रीज होते चल जाएगा, ठीक है ना। तो किसी एक मोमेंट पे अगर आप रीड करें, एक मोमेंट पे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, किसी एक इंस्टेंट पर, ये इसका वेलोसिटी है, जिसका कि एक्स कंपोनेंट क्या है, u है, और y कंपोनेंट हम पता कर लेंगे। मान लीजिए कि इसमें समय क्या हो रहा है, t, और ये मान लीजिए कि यहां से हमने इसको गिराया है ना, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, यानी कि नीचे की तरफ कितना गया हुआ है, y गया हुआ है,
और x में कितना गया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग, इतना लेंथ गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों पता कर देता हूँ, दोनों के रिस्पेक्ट में एक्चुअली वी वाई पता कर दूंगा। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन लगाइए तो वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। आप लिख सकते हैं वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई है कितना, ये मैं डिस्कस किया था आप लोग से स्टार्टिंग में ही कि यू एक्स तो यू है लेकिन यू वाई जीरो है, ए वाई कितना है जी, और ए एक्स कितना है जीरो। ये सब डिस्कस कर दिए थे अभी कुछ देर पहले हम। तो यहाँ पे यू वाई को जीरो कर दो, ए वाई को जी कर दो, देखो वी वाई का वैल्यू आ गया, जी टी आ गया। ठीक है ना, वी वाई निकालने का मेरे पास एक और मेथड है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई, और इंटू लिख सकते हो डिस्टेंस इन वाई, ऐसे लिख सकते हो। तो यह है वी वाई का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू जो नीचे की तरफ गया है ना वाई डिस्टेंस, इसी को लिख दो वाई। इसको कई बार हम लोग एच भी लिखते हैं, याद होगा, वाई को हम लोग कई बार क्या लिखते हैं, एच लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो 2gh का हो या 2gy का हो, बात बराबर है। ठीक है ना, अब देखो ये वेलोसिटी हम पता कर देंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होता है, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, यू आई कैप, अब वी वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, जी टी जे कैप। हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कर दो रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन चाहिए, मान लो कि ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है 5। ठीक है ना, तो ये कर सकते हो बाबू, tan फाइव इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि जी टी बाई यू। ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी हम क्या देख पा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू हाइट भी हम बता सकते थे, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एच या वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट कह लेते हैं। हाइट के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। देखो यह है ना वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, तो वी एक्स को लिखो यू आई कैप, वी वाई को देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें अंडर रूट 2gh जे कैप या 2gy। अब आ गया इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। और डायरेक्शन के लिए भी ठीक है ना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट इसका है कितना, अंडर रूट 2gh और x कंपोनेंट क्या है u। तो इस तरीके से हमने सीख लिया किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में सीख लिया हमने। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलग से बता दिए हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट अलग से बता दिए हैं, मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन बता दिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जी। चलिए आपको आगे बताते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर या ट्राजेक्टरी। देखो आपने ऐसे जो थ्रो किया जैसे कर्व पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हर एक छोटा टुकड़ा जो है ना एक सर्कुलर आर्क की तरह बिहेव करता है। हर एक छोटा टुकड़ा कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए सर्कुलर आर्क। तो इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सर्कल्स, इंस्टेंटेनियस सर्कल्स। ठीक है, और इनका कुछ ना कुछ रेडियस भी होता होगा, तो उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमें रेडियस निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है ना, तो उसका बात करते हैं हम। देखिए जैसे अगर यहां पर चेक करना है हमें,
ठीक ना। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यू वाई 0 है, यू एक्स ही यू है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, इसने हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बनाया हुआ है फाई, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos फाई, जो कि हमेशा u के बराबर रहेगा। y कंपोनेंट अभी बताए थे क्या होता है gt, ठीक है ना। यहां पर देखिए g लगा होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए जो कि वेलोसिटी का क्या होगा परपेंडिकुलर, और एक और लाइन लीजिए जो कि टेंजेंट होगा, ठीक है। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाइव होगा, और ये वाला एंगल फिर से 5 हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 5, ठीक है। मैं इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को साइड में लिख लेते हैं कि v cos फाइव इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू क्या है u, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा रिवाइंड करके, ठीक है ना। अब ये देखिए इस तरफ एक कंपोनेंट होगा, इसको याद कीजिए आप सेंट्रीपिटल हम बोलते थे, और इस तरफ एक कंपोनेंट होगा, इसको हम टेंजेंशियल बोलते थे, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा g cos फाइव, और टेंजेंशियल वाला कितना आ जाएगा g sin फाइव, ठीक है। अब आप ये देखिए सेंट्रीपिटल वाला जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है v² r, पढ़ाए हैं ना। यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा ना v² a सेंट्रीपिटल, जो कि कितना है g cos फाइव, ठीक है। और v का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप क्या है, u अपॉन cos फाइव हो जाएगा, u अपॉन cos फाइव का स्क्वायर, और फिर ये क्या है g cos फाइव, तो ये आ गया u² g इंटू cos क्यूब फाइव, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का किसी भी इंस्टेंट पे जनरल फार्मूला प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। कभी कभी ये पूछता है कि जीरो टाइम पे जब थ्रो किए थे तो क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो और भी आसान है, देखो बता देता हूँ। जैसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन नीचे, ये तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही हुआ ना, ये तो सेंट्रीपिटल ही हो गया, ये तो और आसान है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे u² r इज इक्वल टू g, यानी कि r इक्वल टू u² अपॉन g हो गया। ये और भी आसान था, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बतला देते हैं। देखिए यहाँ से जो हमने थ्रो किया ये ऐसे गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम बतलाना है। इसके लिए आप y एक्सिस में चले जाइए, ux बराबर u था, uy बराबर 0 था, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था g, और इस तरफ एक्सेलरेशन था 0, ठीक है। मैं अभी अभी आपको पढ़ाया था y इज इक्वल टू हाफ gt²। जब यहाँ से गिरते हुए यहाँ पे आ जाएगा तो मान लीजिए कि कितना नीचे गिर गया, h के बराबर गिर गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ gt², तो t इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। एक आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बतलाना चाहूँगा मैं, एक चीज़ को अगर आप जेंटली ड्रॉप करते हैं,
जेंटली ड्रॉप, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना देते हैं आप 0, और ये नीचे गिरता है कितना h हाइट नीचे। तो आप लोग को याद होगा इसमें भी h इक्वल टू क्या लगाते हैं, हाफ GT², और इसमें भी टाइम कितना आता है √2h/g। तो अगर आप किसी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें या जेंटली ड्रॉप करें, दोनों का समय ग्राउंड पे आने का सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, इन सिचुएशंस में एयर फ्रिक्शन नहीं लिया गया है, याद रखिएगा, एयर फ्रिक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है ना। अब आपको बतला देते हैं भाई रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको कई बार लोग x भी लिखते हैं या r भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा। अभी अभी हमने देखा था ना कि x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ut, ठीक है ना। तो t क्या है आपका √2h/g है, तो हो न गया, यही आ गया जी आपका रेंज। इसको आप रेंज कह सकते हैं या x कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जी।